हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए आपके लिए नया वीडियो जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल क्लोरोप्लास्ट। पढ़ने को तो हम इसे क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे, लेकिन ये एक प्रकार का प्लास्टिड यानी कि लावक होता है। तो क्लोरोप्लास्ट को हम कहते हैं हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड। तो प्लास्टिड जो है, प्लास्टिड ये बना है एक वर्ड जिसका नाम है प्लास्टिकास। एक वर्ड जिसका नाम है प्लास्टिकास, और ये शिम्पर द्वारा दिया गया। ये वर्ड जो किसके द्वारा दिया गया? शिम्पर द्वारा ये वर्ड दिया गया। प्लास्टिड प्लास्टिकास से बना है और यह वर्ड दिया था शिम्पर ने। अब शिम्पर ने इसको ये वर्ड क्यों दिया या ये क्या काम आते हैं? तो देखो, प्लास्टिड्स मेनली फंक्शन यानी कि इनका जो कार्य है वो फॉर्मेशन यानी कि बनाना एंड स्टोरेज यानी कि संचित करना। प्राइमरी फंक्शन जो इनका ये है कि बनाते हैं और स्टोर करते हैं। किसको? सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल कार्बोहाइड्रेट्स को। ठीक है, ये उत्पादित भी करते हैं और उसे स्टोर भी करते हैं, चाहे वो घुलित अवस्था में कार्बोहाइड्रेट हो और या वो अघुलित अवस्था में घुलनशील हो या अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट हो। उन दोनों को क्या करते हैं? ये फॉर्मेशन करते हैं और उनको ये स्टोर करते हैं। तो ये शिम्पर ने बताया था भाई। उसके बाद एक वैज्ञानिक और आए जिनका नाम है मेयर। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया था कि एक तो सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट के बारे में साइटोलॉजिकल यानी कि माइक्रोस्कोपिक अध्ययन इन्होंने किया था। साइटोलॉजिकल स्टडी इन्होंने की, इसके बारे में डिटेल्ड साइटोलॉजिकल स्टडी की। उसके बाद इन्होंने बताया कि ये जो ग्रीन क्लोरोप्लास्ट हैं, ग्रीन प्लास्टिड्स और ग्रीन प्लास्टिड्स को हम नाम देते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो जो ग्रीन प्लास्टिड्स हैं ये साइटोप्लाज्म में अपने आप नहीं बनते हैं, बल्कि जो प्री एग्जिस्टिंग ये दीज अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग प्लास्टिड्स। प्री एग्जिस्टिंग प्लास्टिड्स ये डी नोवो नहीं बनते हैं। मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर इनका निर्माण तभी होता है जब ये पहले से उपस्थित होते हैं। जिस प्रकार सेल्स, न्यू सेल्स अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी नई सेल का विकास हमेशा पुरानी कोशिकाओं से कोशिका विभाजन के द्वारा होता है, उसी प्रकार नए साइटोप्लाज्म भी पुराने साइटोप्लाज्म से ही बनते हैं। पुराने क्लोरोप्लास्ट से ही बनते हैं। नए क्लोरोप्लास्ट हमेशा पुराने क्लोरोप्लास्ट से ही बनते हैं। तो ये यहाँ पर मेयर ने बताया था। ठीक है, तो दो वैज्ञानिक यहाँ पर इसका शिम्पर है जिन्होंने बताया कि भाई ये प्लास्टिकास से बना है। दूसरा
ये वो ऑर्गेनेल्स हैं जिनका प्राइमरी फंक्शन है फॉर्मेशन एंड स्टोरेज, यानी कि ये जल में घुलनशील और अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और उनका संचय करते हैं। उसके बाद मेयर ने साइटोलॉजिकल स्टडी की डिटेल्ड। उसके बाद इन्होंने बताया कि ये जो ग्रीन क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, ये पुराने जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनसे ही उत्पन्न होते हैं, डीनोवो या अपने आप ये साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं होते हैं। जैसे हम कहें कि मानव सेल में या फिर एनिमल सेल में ये बन जाए तो बिल्कुल नहीं बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर इनका संश्लेषण डीनोवो नहीं होगा। हमेशा ये उसी सेल में बनेंगे जिस सेल के अंदर ये पहले से पाए जाते हैं, अर्थात ये प्री एग्जिस्ट होते हैं। उसके बाद जो शिम्पर है, शिम्पर ने वर्णकों की उपस्थिति के आधार पर, वर्णकों की उपस्थिति के आधार पर शिम्पर ने इन्हें यानी कि प्लास्टिड्स को निम्न प्रकारों में विभक्त किया। कौन कौन से प्रकार बनाए भाई इन्होंने? निम्न प्रकारों में विभक्त किया। और कौन कौन से प्रकार बनाए? पहला जो प्रकार है वो है, अगर द प्लास्टिड्स जिसमें कोई कलर नहीं है, जिसको हम कहेंगे कलरलेस प्लास्टिड, कलरलेस प्लास्टिड, तो इसको नाम दिया था उन्होंने ल्यूकोप्लास्ट। इसे कहा था ल्यूकोप्लास्ट। अगर वो कोई कलर है, कोई कलर हो सकता है, तो उसको नाम दिया उन्होंने क्रोमोप्लास्ट। अगर वो ग्रीन है तो उसको नाम दिया क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। अब जो कलर है जिनकी क्रोमोप्लास्ट हैं, ये कैरोटीनॉइड्स यानी कि जो पिगमेंट्स होते हैं, और जो पिगमेंट है वो एक पिगमेंट है अपना कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स का सिंथेसिस या संश्लेषण करते हैं। कैरोटीनॉइड्स का सिंथेसिस, ये ग्रीन कलर का सिंथेसिस करते हैं। एक होता है भाई एमाइलोप्लास्ट, एक एमाइलोप्लास्ट होता है। एक होता है एमाइलोप्लास्ट। तो एमाइलोप्लास्ट जो है वो सिंथेसिस एंड स्टोरेज, सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ, किसका? सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ स्टार्च। ठीक। उसके बाद होता है इलाइयोप्लास्ट। ये सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ ऑयल्स। उसके बाद एक होता है एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट सिंथेसिस एंड
स्टोरेज ऑफ एल्यूरोन, या इसको हम प्रोटीन भी कहते हैं। एल्यूरोप्लास्ट मतलब प्रोटीन। तो दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से एक आध क्वेश्चन बनता है। ये आपको दे दिए जाएंगे कई, और कहेगा सही सुमेलित कीजिए। 3-4 तरह के दे दिए जाएंगे। मान लो क्लोरोप्लास्ट दे दिया, क्रोमोप्लास्ट दे दिया, इलेयोप्लास्ट दे दिया, एमाइलोप्लास्ट दे दिया। इनमें से कोई से 4 दे दिए जाएंगे या 5 दे दिए जाएंगे, और आपसे कहेगा कि आप इनमें से सही को सुमेलित कीजिए या फिर गलत को छांटिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे केवल क्लोरोप्लास्ट के बारे में। प्लास्टिड तो कई हैं, ये सब प्लास्टिड ही हैं, जो डिफरेंट टाइप्स के ये जो हमने देखे ल्यूकोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है, एमाइलोप्लास्ट है, इलेयोप्लास्ट है, एल्यूरोप्लास्ट है, ये सब प्लास्टिड ही हैं। लेकिन हमको पादपों के हिसाब से पढ़ना है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यह इस पृथ्वी पर भोजन का आधार है। यही वो तत्व है या यही वो शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। यानी कि ये जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, चाहे वो एल्गी है, चाहे वो ब्रायोफाइटा है, चाहे वो किसी भी ग्रुप का प्लांट है, अगर वो फोटोसिंथेसिस करता है तो उसमें क्लोरोप्लास्ट का अहम योगदान होता है। इसलिए क्लोरोप्लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो इसी क्लोरोप्लास्ट से फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के द्वारा और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं CO2 और H2O, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में बदल जाते हैं, और यही कार्बोहाइड्रेट फिर अलग अलग जीवों तक सप्लाई होता है या पहुंचता है, अर्थात एक फूड वेव, खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला बन जाती है। और इनकी जो ऊर्जा है या इन्हीं की जो शक्ति इनके पास है, उसी पर पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। तो ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर या इनको हम प्राथमिक उत्पादक भी कहते हैं। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। आज केवल और केवल हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे डिलीट करूंगा। अब क्लोरोप्लास्ट की जो शेप है वो किस प्रकार की हो सकती है? तो देखो, क्लोरोप्लास्ट की जो शेप है ये अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे पत्तियों में ये लार्ज हो सकता है, ठीक है, स्फीरॉइड हो सकता है, इनकी गोल हो सकता है। शैवालों में इसकी डिफरेंट आकृति होती है, वो कप शेप्ड भी हो सकता है, वो ताराकार हो सकता है, स्टेलेट हो सकता है, वो मेखलाकार हो सकता है, वो रेटिकुलेट हो सकता है, जालिकाबद्ध हो सकता है। तो शैवालों में ये अलग अलग प्रकार से मिलता है। हाई जो ऊंचे पादप होते हैं, उच्च पादप जो होते हैं, उनमें ये लेंस शेप्ड होता है। अब ये जो संरचना है एक लेंस के आकार की है, तो ये लेंस शेप्ड होता है शैवालों में, सॉरी उच्च पादपों में ये लेंस शेप्ड होता है। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये डायग्राम
क्लोरोप्लास्ट का है। उसके बाद जो नंबर है कि एक सेल के अंदर कितने क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं, ये भी अलग अलग सेल के हिसाब से अलग अलग यानी कि भिन्न भिन्न पाए जाते हैं। जैसे किसी में एक ही भी हो सकता है। हायर प्लांट्स के अंदर इनकी संख्या 40 से 50 तक हो सकती है। तो हम हायर प्लांट्स की ही बात करते हैं यहाँ पर, क्योंकि शैवालों की बात हम यहाँ पर बहुत कम करेंगे। ठीक है, हम एक जनरल वे में एक सामान्य स्ट्रक्चर की बात करेंगे, क्योंकि जो हायर प्लांट्स हैं उनमें वेल डेवलप क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जबकि शैवालों में या नीचे के जो शैवाल हैं जिनको हम साइनोफाइसी, ब्लू ग्रीन एल्गी या नीलहरित शैवाल कहते हैं, उनमें क्लोरोप्लास्ट के नाम पर कुछ नहीं होता है, केवल पट्टलिकाएं होती हैं और उन पट्टलिकाओं में ही वर्णक पाए जाते हैं और वही वर्णक फिर क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का कार्य करते हैं। तो वेल जो स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट की, ये केवल और केवल यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि ये पाया तो जाता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर, लेकिन खुद जो है वो प्रोकैरियोटिक प्रकार का होता है। इसके भी कारण है, हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं कि ये स्ट्रक्चर क्या है। तो देखो, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे बाहर की तरफ इसमें होता है आउटर मेम्ब्रेन, उसके अंदर होता है इसमें इनर मेम्ब्रेन, और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में होता है स्थान। इस स्थान को हम कहते हैं पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। जिस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होता है, उसी प्रकार से इसमें पेरीप्लास्टिडियल स्पेस होता है। और आगे चलें तो देखो, इसमें दो भाग होते हैं मेनली। अगर हम इसकी बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट में या क्लोरोप्लास्ट की संरचना में दो भाग होते हैं। होने को तो और भी है, लेकिन दो महत्वपूर्ण भाग हैं। कौन कौन से हैं? नंबर एक तो होता है इसका स्ट्रोमा और दूसरा होता है इसका गिरेना। ये दोनों दो भाग इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, या एक स्ट्रोमा है और एक होता है गिरेना। तो स्ट्रोमा जो है वो थिक है। ठीक है, स्ट्रोमा थोड़ा सा थिक होता है, और ये देखो, इसमें ये वाला जो पोर्शन है ये सब गिरेना है, और ये जो बचा हुआ है ये सब इसका क्या है, स्ट्रोमा है। इसको मैट्रिक्स भी कहते हैं, आधात्री मैट्रिक्स या स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा के अंदर जो डार्क रिएक्शन होती है, यानी कि डार्क रिएक्शन के एंजाइम पाए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना कि डार्क रिएक्शन, या इसको हम अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। अप्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। अप्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। तो स्ट्रोमा में वो सब एंजाइम पाए जाते हैं जो एंजाइम फोटोसिंथेसिस के दौरान जो अप्रकाशिक अभिक्रिया पाई जाती है उसमें भाग लेते हैं। तो वो सब एंजाइम इसके अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद जो स्ट्रोमा होता है, इसमें देखो आप देख रहे हैं स्ट्रोमा के अंदर राइबोसोम है। ठीक है, राइबोसोम होता है। तो जो राइबोसोम है ये 70S टाइप का होता है। 70S टाइप। अब देखो यहां पर आपको पता चलेगा कि होने को तो ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर है, लेकिन इसमें जो राइबोसोम है वो 70S का है। तो 70S का जो राइबोसोम है ये डिसाइड करता है, या ये हमको एक क्लू देता है कि ये एक प्रोकैरियोटिक सेल रही होगी कभी, जो बाद में सिम्बायोटिक यानी कि सहजीवन के अंदर यूकैरियोटिक सेल में रहने लगे।
उसके बाद देखो यहाँ पर जो डीएनए है, ये क्लोरोप्लास्ट डीएनए, इसको हम सीपीडीएनए भी कहते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट जो डीएनए है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये बंद है, सर्कुलर है, क्लोज्ड सर्कुलर। इसका मतलब है इस प्रकार का डीएनए केवल प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है। और ऐसे डीएनए की कई कॉपियां होती हैं। तो इसमें सीपीडीएनए, क्लोरोप्लास्ट डीएनए होता है और इस डीएनए की कई कॉपियां इसके अंदर पाई जाती हैं। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, इसमें विभिन्न प्रकार के संचित बूंदे, जैसे हम कह रहे हैं यहाँ पर स्टार्च ग्रेन्यूल्स हैं, कुछ और भी ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं। तो इसमें विभिन्न प्रकार के जो बूंदे जिनको हम कहते हैं वो सब पाई जाती हैं। ये जो गिरेना होती है ना, ये भी स्ट्रोमा के अंदर होती है। ठीक है, इतनी चीज तो है ही। तो जो आप देख रहे हैं जो गिरेना है ना, ये भी इसी के अंदर है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट भाग है इसका, वो है गिरेना। गिरेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो गिरेना के अंदर सबसे पहले तो बात यह कि ये लाइट रिएक्शन इसके अंदर संपन्न होती है, यानी प्रकाशिक अभिक्रिया यहां पर संपन्न होती है। अब गिरेना है क्या? देखो, ये आपको जो संरचना दिख रही है, ये एक सिक्के के चट्टे या पटलिकाओं के चट्टे के नुमा संरचना है, जिसमें तस्तरी नुमा संरचना एक के ऊपर एक रखी गई हैं। तो इस प्रकार से एक संरचना, जैसे ये एक है ना, तो इसको हम कहते हैं गिरेनम। एक वचन होता है गिरेनम, गिरेनम ये एक वचन है, और अगर बहुवचन होगा तो फिर हो जाएगा गिरेना। तो जो गिरेना है वो बहुत सारे होते हैं। गिरेनम, एक को हम गिरेनम कहते हैं, और जब एक से ज्यादा है तो हम कहते हैं गिरेना। तो ये सब गिरेना है। अब देखो एक्चुअली गिरेना है क्या, किससे बने होते हैं। देखिए कि गिरेना इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है गिरेनम, इस तरह से। और ये भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। तो एक जो तस्तरी है, जैसे एक ये तस्तरी है, इस तस्तरी को हम नाम देते हैं थाइलेकोइड। तो गिरेना जो है वो थाइलेकोइड के स्तर से बनी होती है, यानी कि बहुत सारे थाइलेकोइड जब एक के ऊपर एक जम जाते हैं तो फिर ये गिरेनम का निर्माण करते हैं। तो गिरेना के अंदर थाइलेकोइड पाए जाते हैं। ये थाइलेकोइड जो संरचना है, इस संरचना के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि ये है क्या। देखो थाइलेकोइड एक्चुअली हमने बताया कि प्रकाशिक अभिक्रिया यहीं पर संपन्न होती है। तो देखो एक जो थाइलेकोइड है, जैसे मान लो जिस प्रकार से ये क्लोरोप्लास्ट है, उसी प्रकार से ये थाइलेकोइड भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, इस तरह से। ठीक है, ये इस वाले भाग को हम कहते हैं ल्यूमन, गुहा। ठीक है, और इस जगह पर ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इस जगह पर इसमें प्रकाशिक अभिक्रिया के तत्व, जिनको हम कहते हैं क्वांटासोम, क्वांटासोम पाए जाते हैं। अब एक क्वांटासोम के अंदर क्या होता है ये देखिए। तो जो एक क्वांटासोम होता है, उस एक क्वांटासोम में एक क्वांटासोम में 230 क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल होते हैं। 230 क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल, जिनमें से 160 क्लोरोफिल ए और 70 होते हैं क्लोरोफिल बी। ठीक है भाई, जिनमें से 160 तो होते हैं क्लोरोफिल ए और 70 होते हैं क्लोरोफिल बी।
उसके बाद 48 कैरोटीनॉइड्स होते हैं, 48 कैरोटीनॉइड्स होते हैं, और 49 इसमें होते हैं क्विनोन्स, और 116 फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, 116 फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। तो ये संरचना इनकी इतना होता है कि इसके अंदर इस थाइलेकॉइड की इनर मेम्ब्रेन में। तो कुल मिलाकर के बात है कि जो क्लोरोफिल है ना वो यहीं पर है, क्वांटासोम के अंदर है। तो जो लाइट रिएक्शन है वो यहीं पर संपन्न होती है, यानी कि जैसे ही सूर्य के प्रकाश की किरणें आती है तो वो सूर्य के प्रकाश की किरणें क्वांटासोम पर पड़ती है, अर्थात क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल पर पड़ती है। और क्लोरोफिल का जो मॉलिक्यूल है उसकी हम डिटेल संरचना अभी हम बाद में बात करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, जो हम विभिन्न प्रकार के वर्णकों का जिक्र करेंगे। ठीक है, तो ये जो क्लोरोफिल है ना, यहाँ पर यही फोटोसिंथेसिस करने का एक मुख्य वर्णक है। तो ये स्ट्रोमा और ये गिरेना। अब देखो बात ये है कि गिरेना की जो संख्या होती है ये लगभग 40 से 60 होती है। गिरेना 40 से 60 होते हैं, और थाइलेकॉइड की जो संख्या होती है एक गिरेनम में वो वही 10 से लेकर के 100 हो सकती है। ठीक है, गिरेना 40 से 60 हो सकते हैं, और गिरेनम में थाइलेकॉइड की संख्या 10 से लेकर के 100 हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं जो क्लोरोप्लास्ट डीएनए है इसके बारे में। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट डीएनए है, इस क्लोरोप्लास्ट डीएनए में लगभग 112 जीन्स होते हैं, जो लगभग 125 प्रकार की प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। और देखो जितने भी क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रोटीन्स पाई जाती हैं उन सभी प्रोटीन का संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट के डीएनए से नहीं होता है। कुछ प्रोटीन का संश्लेषण साइटोप्लाज्म के अंदर अर्थात जो न्यूक्लियस है उसके अंदर उपस्थित डीएनए से होता है। तो उस डीएनए से बनने वाली जो प्रोटीन है वो आएगी साइटोप्लाज्म में, देन साइटोप्लाज्म से फिर वो ट्रांसफर होगी क्लोरोप्लास्ट में। तो इसमें केवल 112 जीन्स होते हैं, और ये 112 जीन्स लगभग 125 प्रकार की प्रोटीन्स को बना सकते हैं। ये किसी बुक में भाई 110 भी हो सकता है, तो 110 से लेकर 112, 13, 14, 15 या 110 से कम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये लगभग 110-12 के आसपास होता है। ये जो प्रोटीन की संख्या है ये भी कम ज्यादा हो सकती है। अब बात ये है कि जब प्रकाशिक जो स्ट्रोमा है और गिरेनाम दोनों किस तरह से जुड़े हुए हैं। देखो कि ये जो गिरेना है इसमें जो क्वांटासोम है, यानी कि जो थाइलेकॉइड की जो मेम्ब्रेन है, इसमें जब प्रकाशिक अभिक्रिया होती है तो दो चीजों का निर्माण होता है, एक एटीपी और एक बनता है NADPH2। तो एटीपी प्लस NADPH2। तो ये जो एटीपी और NADPH2 है ये स्वांगीकारी शक्ति, इसको हम एसिमिलेटरी पावर या स्वांगीकारी शक्ति कहते हैं। और इस स्वांगीकारी शक्ति का उपयोग स्ट्रोमा में, यानी कि ये सब स्ट्रोमा में छोड़े जाते हैं यहाँ पर, और इस जगह पर होती है डार्क रिएक्शन जिससे हम कहते हैं केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल तो देखो यहाँ पर 3 प्रकार का C4, C3 और CAM 3 प्रकार के चक्र चलते हैं। तो इन चक्रों का उपयोग यहाँ पर होता है जिससे एनवायरमेंट से आने वाली CO2 इनके साथ मिलकर और इस तरह से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है, अर्थात अपचयित हो जाती है। CO2 इज रिड्यूस्ड इनटू कार्बोहाइड्रेट बाय डार्क रिएक्शन इन स्ट्रोमा। और इसका जो एंजाइम है मुख्य वो है रूबिस्को। आप फोटोसिंथेसिस की पूरी रिएक्शन BSc सेकेंड ईयर की प्ले लिस्ट में जाकर आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो क्लोरोप्लास्ट
या प्लास्टिड के बारे में कई महत्वपूर्ण तथ्य मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं। उन तथ्यों को आप जरूर याद करेंगे क्योंकि इनसे क्वेश्चन हमेशा आपको पूछा जाएगा। मेन एग्जाम में भी क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम और सेल मेम्ब्रेन, ये 4-5 पार्ट जो ऑर्गेनेल्स हैं, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द नेक्स्ट एग्जाम्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।